हेलो फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज सीरीज़ का अगला भाग जिसका नाम है इच्छाधारी नागराज। नागराज की कई असाधारण शक्तियां हैं, जैसे सर्प सेना, सर्प रस्सी, विश्वकार, विषदंश, दीवारों पर चढ़ सकने की शक्ति, हजारों नागों की शारीरिक शक्ति, सम्मोहन शक्ति, इच्छाधारी शक्ति। और इन सभी शक्तियों में सबसे शक्तिशाली है इच्छाधारी शक्ति। इच्छाधारी यानी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकने की शक्ति। लेकिन नागराज ने इस इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग ना करने की शपथ खाई है, और इस शपथ को उसने सिर्फ एक ही बार तोड़ा है, और वह भी अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियों की रक्षा के लिए। परंतु नागराज ने ऐसी शपथ क्यों ली है? आज इसी शपथ के कारण नागराज की जान जाएगी, क्योंकि अगर नागराज को अपने दुश्मन को हराना है तो उसे बनना ही पड़ेगा इच्छाधारी। नागराज की शक्तियों के बारे में गुंडे और अपराधी तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आम जनता को ज़्यादा पता नहीं। इसलिए भारती चैनल ने नागराज के इंट्रो पर आधारित इस प्रोग्राम को बनाया है, जिसका सीधा प्रसारण हो रहा है। हाँ भारती, मेरी कलाइयों से नागसेना भी निकलती है और नागरस्सी भी। मैं इन दोनों शक्तियों का परिस्थितियों के अनुसार ही प्रयोग करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ मारक हथियार भी है, जैसे नागफणी, सर्प जो अधिकतर चीज़ों को काट सकते हैं, किसी की गर्दन को भी। मेरी विश्वकार भी सभी जीवित प्राणियों के लिए काफ़ी खतरनाक है। इसकी मात्रा को घटा बढ़ाकर मैं किसी को भी बेहोश कर सकता हूँ या मैं उसे मार भी सकता हूँ। वाह, इसके अलावा और कौन सी मारक शक्तियाँ हैं तुम्हारे अंदर नागराज? मेरे विषदंश भारती, यह मेरा सबसे खतरनाक हथियार है। अगर मैं किसी भी जीवित प्राणी को काटकर उसके शरीर में अपना विष पहुँचा दूँ तो उसका शरीर गल जाएगा। नागराज, यह तो नागराज है। इस प्रोग्राम का भारती चैनल से सीधा प्रसारण हो रहा है, और भारती चैनल का स्टूडियो यहीं महानगर में है, यानी नागराज महानगर में ही है। मैं इतने दिनों तक राजनगर में उसको ढूंढ ढूंढ कर अपना समय खराब करता रहा। इसके अलावा मेरे पास कुछ और शक्तियाँ भी हैं, जैसे दीवारों पर चिपक कर दीवारों पर चढ़ सकने की शक्ति। इसके जरिए मैं छत पर भी चिपक सकता हूँ। और मेरी महाशक्ति सम्मोहन की शक्ति, इसके जरिए मैं किसी को भी सम्मोहित कर सकता हूँ। मैं अपने आप को भी सम्मोहित कर सकता हूँ, खुद को भी। वह कैसे? अगर मैं शीशे में अपनी ही आंखों में आंखें डालकर अपने आप को सम्मोहित करके कोई आदेश दूँ तो मैं खुद अपने ही उस आदेश का पालन करने पर बाध्य हो जाऊंगा। आश्चर्यजनक बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है तुम्हारी एक शक्ति और है नागराज, एक महाशक्ति, तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति। तुम अब इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो? इतना सुनते ही नागराज की तबीयत खराब होने लगती। नागराज, क्या हुआ तुमको? ट्रांसमिशन रोक दो, रुकावट वाला स्पॉट लगा दो, जल्दी करो। अचानक तबीयत खराब हो गई थी नागराज की, परवाह नहीं। अब मुझे नागराज का पता चल ही गया है। अब मैं उसको वहाँ पर बुलाऊंगा जहाँ पर यह इच्छाधारी रूप रखने पर मजबूर हो जाए। पर अभी मैं इसके सामने नहीं आऊँगा, पहले चेक करूँगा इसके पास कोई नई शक्ति तो नहीं आ गई है। उसको देख रही है क्या छुरिया? कैसा लगता है? अच्छा शिकार है। चल उसको घेर कर पीछे गली में ले जाकर लूटते हैं। अगर तू चाहता है कि तेरी जान तेरे बदन के पिंजरे के अंदर ही रहे तो चुपचाप हमारे साथ पीछे वाली गली में आ जा। चलो। और पीछे वाली गली में। इसकी जेब तो खाली है, गोली तो इसका कोट पैंट उतार ले, 200-250 में तो बिक ही जाएगा। वह तो मैं तुमको इनाम में खुद ही दे दूंगा, अगर तुम मेरी सूरत देखकर अपने पैरों पर खड़े रह पाओ तो, या मेरा असली रूप देखने के बाद अपने होश हवास कायम रख पाओ तो। ओह, ये क्या छुरिया! भागोगे? हा हा हा। सिथरू से बचकर कहाँ भागोगे तुम? दोनों गुंडे ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सके, और वह प्राणी अपना काम करने के बाद धूल होकर हवा में बिखर गया था। इन मच्छरों पर मुझे अपनी शक्ति व्यर्थ करने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन इतने दिनों बाद अपनी शक्ति आजमाने का मौका मैं छोड़ भी नहीं सकता था। अब समय आ गया है नागराज से वह शक्ति छीनने का जो मेरा शरीर वापस दे सकती है, उसकी इच्छाधारी शक्ति। और उसके लिए मैं ढूंढूंगा एक ऐसा हमलावर जो नागराज को इच्छाधारी रूप में आने पर मजबूर कर देगा। और भारती चैनल के स्टूडियो में फिक्र मत करो भारती, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन तुमको हुआ क्या था नागराज? कुछ नहीं भारती, लेकिन मुझे खेद है कि मेरी वजह से तुम्हारा फेस टू फेस प्रोग्राम अधूरा रह गया। उसको तो हम कल सुबह भी दिखा सकते हैं। अभी तुमको भी महानगर में अपनी रात की गश्त लगानी, और मुझे भी कल सुबह पुरानी नगरी जाने की तैयारी करना। पुरानी नगरी यह कहाँ पर? ओह, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि महानगर में आए हुए अभी तुमको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। महानगर की दक्षिणी सीमा से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर एक बहुत बड़ा पथरीला इलाका है, चट्टानों से भरा हुआ। वहाँ पर कुछ पुरातत्व को लगभग 3000 साल पुरानी एक प्राचीन नगरी के खंडर मिले हैं, और उसी को हम पुरानी नगरी कहते हैं। हम उसी पुरानी नगरी पर एक फ़िल्म बना रहे हैं। थोड़ी सी शूटिंग बाकी है जो कल ख़त्म हो जाएगी। उफ, यानी वह वीरान अब अच्छी खासी टूरिस्ट पैलेस बन गई। नहीं, वह जगह वीरान नहीं है। वहाँ पर तो 2-3 कबीले रहते हैं और चट्टानों के बीच में रहते हैं। वे सब विशालकाय
प्रागैतिहासिक छिपकलियाँ। उन कबीले वालों ने उन छिपकलियों को पालतू बना लेने की कला सीख रखी है। वे अपना सारा भारी भरकम काम उन्हीं से कराते हैं। कमाल है, पुरानी नगरी सुनने में काफ़ी दिलचस्प लगती है और ख़तरनाक भी। दिलचस्प तो है पर ख़तरनाक बिल्कुल नहीं। वे कबीले वाले बहुत सीधे स्वभाव के हैं और उनके साथ रहो तो छिपकलियों का भी डर नहीं होता है। पिछले 2 सालों में हज़ारों लोग पुरानी नगरी जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई दुर्घटना सुनने में नहीं आई है। ओके भारती, बेस्ट ऑफ लक, कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। नागराज को अगली सुबह भारती से मिलना तो था, लेकिन स्टूडियो में नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह पर, क्योंकि अगली सुबह और यह सुबह सुबह राज को कौन याद कर रहा है। यह फ़ोन राज के लिए नहीं बल्कि नागराज के लिए था। हेलो नागराज, मैं भारती हूँ, पुरानी नगरी से अपने मोबाइल फ़ोन पर बोल रही हूँ। क्या हुआ भारती? हमको कुछ कबीले वालों ने बंधक बना लिया है और हमसे तुमको बुलाने को कह रहे हैं। मुझे वे मेरे बारे में कैसे जान गए पता नहीं। हम एक ऊंची चट्टान के ऊपर हैं, हमारी जीप ठीक चट्टान के बगल में खड़ी है। तुमको उसी से हमारा पता बस खोतम बात। भारती नागराज ने पुनारी नगरी की तरफ रवाना होने से में कोई भी पल व्यर्थ नहीं किया। भारती मुसीबत में है, मुझे तुरंत पुरानी नगरी पहुंचना होगा, लेकिन रास्ते में मुझे पुलिस को सूचित किए हुए जाना चाहिए। शायद कबीले वालों के खिलाफ मुझे उनकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। नागराज पुलिस को सूचित करता हुआ शीघ्र ही पुनारी नगरी पहुंचा। पुनारी नगरी तो यही लगती है। अब उस ऊंची चट्टान की तलाश की जाए जिसके पास भारतीय कम्युनिकेशन की जीप खड़ी हो। यह रही वह चट्टान। उफ, यह तो अद्भुत चट्टान है, इस पर तो चढ़ पाना असंभव लगता है। इस पर से कबीले वाले भारती को लेकर कैसे चढ़े होंगे। खैर, अच्छा हुआ कि भारती ने पुलिस की बजाय मुझे बुलाया, क्योंकि मेरे लिए इस चट्टान पर चुपचाप ऊपर चढ़ पाना बाएं हाथ का काम है। दीवारों पर हाथ जमाकर चढ़ लेने वाला नागराज चट्टान पर चिपककर ऊपर चढ़ने लगा था, और इससे पहले कि आदिवासियों को भनक भी लग पाती, नागराज उन पर टूट पड़ा। कबीले वालों ने जवाबी हमला तो जरूर किया, लेकिन वे हमले नागराज पर बेअसर थे। लेकिन नागराज के वार आदिवासियों की जीत करने के लिए काफ़ी थे। कुछ ही देर में सारे पहरेदार बेहोश पड़े हुए थे। नागराज, भारती तुम तो कहती थी कि ये कबीले वाले बड़े भले हैं, फिर इन लोगों ने तुमको बंधक क्यों बनाया? ये कह रहे थे कि इनको देवता ने कहा है हमको पकड़कर नागराज को बुलाओ। देवता ने? कैसा देवता? देवता जिसका सिर्फ सिर दिखता है, आदमी की खोपड़ी जैसा सिर। देवता का हुलिया सुनते ही नागराज की आंखें सिकुड़ गई। सिर्फ सिर वाला देवता? उफ! पर ये आदिवासी और तुम लोग ऊपर कैसे चढ़े? इस चट्टान पर तो चढ़ पाना असंभव काम है। हमारे लिए होगा नागराज, लेकिन उन प्रागैतिहासिक छिपकलियों के लिए नहीं जो चट्टानों के ऊपर ही रहती हैं। ये कबीले वाले उन छिपकलियों को सदा करते हैं। ये आदिवासी हमको एक ऐसी छिपकली के ऊपर बैठाकर यहाँ पर लाए हैं। ओह, वह छिपकली इस वक्त कहाँ पर है? छिपकली यहाँ पर है नागराज, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ोगे। हे कालजई, यह तो हाइनर टोड है, एक खतरनाक छिपकली, और साथ ही साथ यह विशालकाय भी है, और यह मुझ पर भी हमला करने आ रही है। भारती, पीछे हो जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। ये एक ट्रेड छिपकली है, यानी अगर इसके ट्रेनर को मैं रास्ते से हटा दूँ तो इस छिपकली को इशारा देने वाला कोई नहीं रह जाएगा। और अभी ये छिपकली, ऑफ, इस पर तो ट्रेनर के बेहोश होने का भी असर नहीं हुआ है। शायद इसको मुझ पर हमला करने के लिए पहले से ही ट्रेड किया जा चुका है। अब मुझे पलटकर इस पर हमला करना ही होगा। मेरी विष पुकार का इस पर कोई खास असर होता दिख नहीं रहा। यह छिपकली खुद भी जहरीली होती है, इसलिए इस पर मेरे विष का असर एक विषहीन प्राणी की तुलना में देर से होगा, और तब तक इसका भारी पंजा मेरी खोपड़ी को तोड़कर मुझे यहाँ तो का इस दुनिया से ही रुखसत कर देगा। सर्प सेना का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे। जैसी उम्मीद थी मुझे वैसा ही हुआ। मेरी नाग सेना इसके कटीले शरीर का सामना कर पाने में असंभव है, इसलिए अब मुझे ही इसका सहारा लेना होगा, अपने कटीले हथियारों का, यानी नागफनी सर्पों का, जिनके कटीले शरीर इस छिपकली के शरीर को छलनी छलनी कर देंगे। लेकिन नागराज की यह उम्मीद भी पानी के बुलबुले की तरह तुरंत खत्म हो गई। नागफनी सर्प हायरनेट टोड के शरीर पर हल्की खराशे डालने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए थे। मेरी शक्तियाँ बहुत तेज़ी से खत्म हो रही है। इस पर सम्मोहन शक्ति असरकारक साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे इसकी आंखों में कम से कम 3-4 सेकंड तक लगातार देखना होगा, और यह उतनी देर तक स्थिर खड़ा नहीं रहेगा। अब मैं क्या करूं? आखिरी उपाय इस्तेमाल करके देखता हूं। वैसे भी मेरे उस अस्त्र का वार कभी विफल नहीं होता है, और वह अस्त्र है मेरा विष दंश। एक बार मेरा विष इसके खून में प्रवेश कर जाए तो फिर इसका बदन गलते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अरे, इसका शरीर कड़े सल्कों से ढका हुआ है और इसकी खाल भी बहुत मोटी है। मेरे दांत इसके मांस तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं।
गुफा के अंदर से यह दृश्य देख रहे शत्रु के हड़ीले चेहरे पर एक मुस्कान सी उभर आई थी। हा हा हा, मेरी सारी कोशिशें इस पर बेकार साबित होगी। मैंने बहुत सोच समझ कर तेरे लिए ऐसा दुश्मन ढूंढा है। अब तेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, इच्छाधारी रूप का प्रयोग कर, ताकि मैं तेरी इच्छाधारी शक्ति को खींच सकूं। लेकिन शत्रु को यह पता नहीं चला पाया कि नागराज इच्छाधारी का शक्ति का प्रयोग करता है या नहीं है, क्योंकि उसी वक्त हाइनेट्रोड का भारी पंजा नागराज के सिर से टकराया और नागराज का हवा में उड़ता हुआ शरीर चट्टान से नीचे गिरने लगा। इस भीषण वार से नागराज की चेतना को कुछ पलों के लिए छीन लिया था और नागराज का लगभग बेहोश शरीर पथरीली जमीन से टकराने के लिए तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। उफ नागराज, होश में आओ नागराज। भारती की चीख से नागराज की होश आवाज कुछ देर तक वापस आई। उफ, कुछ ही पल है मेरे पास जमीन से टकराने में, लेकिन मैं जमीन से टकराऊंगा नहीं। नागरसी ने चट्टान के उभार को कस लिया था और नागराज हवा में गोल घूमकर वापस चट्टान पर आ टिका। उफ, सिर अभी भी दर्द से फटा जा रहा है, शायद अंदरूनी चोट लगी है। मैं इस वक्त छिपकली का मुकाबला करने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन इस छिपकली ने, इस हमले ने मुझे इसको ख़त्म करने का रास्ता साफ दिखा दिया है। यह तरीका तो मुझे शुरू में ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं इस चट्टान के नीचे गिर सकता हूँ तो यह छिपकली भी नीचे गिर सकती है। आजा आजा। नागराज की ललकार सुनकर छिपकली नागराज पर हमला करने के लिए आगे लपकी और उसी पल नागरस्सी उसके अगले पैरों में जा फंसी और वह छिपकली अपना संतुलन खोकर चट्टान से नीचे आ गिरी। अपने विशालकाय शरीर के कारण यह नीचे गिरकर मरेगी तो नहीं, लेकिन इतनी घायल जरूर हो जाएगी कि दोबारा ऊपर चढ़कर हमको परेशान ना कर सके। तुमने हम सबको एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया है नागराज। तुम लोगों को इस छिपकली से कोई खतरा नहीं था भारती, यह तो सिर्फ मुझ पर हमला करने तुम्हारे सिर को क्या हुआ नागराज? उफ, याद आया, इस छिपकली ने तुम्हारे सिर पर वार किया था। लगता है तुमको जोर की चोट लगी है। तुमको तुरंत डॉक्टर के पास चलना चाहिए। और गुफा के अंदर शत्रु का अदृश्य खून खोल रहा था। नागराज ने बिना इच्छाधारी रूप धारण किए इस छिपकली को पछाड़ दिया, लेकिन मैं इसको यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं इस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करूंगा। इसको इच्छाधारी रूप धारण करना ही पड़ेगा। यह धड़धड़ाहट उस पुलिस हेलीकॉप्टर की थी जो नागराज के पीछे पीछे पुरानी नगरी तक आ पहुंचा था। उफ, पुलिस हेलीकॉप्टर, इनको जरूर तुमने ही बुलाया होगा। अब तुम डॉक्टर तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। अरे अरे, ये धड़धड़ाहट की आवाज़ कैसी आ रही है बाहर से? शत्रु ने अपने आप को फिलहाल संभाल लिया था। पुलिस आ गई है। इनके सामने नागराज पर हमला करके मैं इस मामले को खामखा उलझाना नहीं चाहता हूँ। नागराज को अब कहीं और घेरना होगा। खैर, जहाँ इतने दिन से इंतजार किया वहाँ एक दो दिन और सही। और शत्रु के देखते देखते पुलिस हेलीकॉप्टर नागराज, भारती और उसके सहायक को लेकर महानगर की तरफ चल पड़ा, जहाँ पर नागराज को तुरंत मिलना था स्नेक पार्क के डॉक्टर करुणाकरण से, जिन्होंने नागराज के पूरे शरीर का विश्लेषण किया था। मेरे कैट स्किन मशीन तो तुम्हारे सिर के अंदर लगी उस चोट का पता नहीं लगा पा रही है, और मेरे ख्याल से तुमको कोई अंदरूनी चोट लगी भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि तुम अपने सिर का चेकअप एक बार डॉक्टर कार्तिक से करा लो। वे एक टॉप क्लास के ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। उन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को बारीकी से चेक कर सकती है। इससे यह पता चल जाता है कि चोट का असर मस्तिष्क के किस भाग पर हुआ है। मैं उनको फ़ोन भी कर देता हूँ। ये रहा उनका पता, तुम तुरंत जाकर उनसे मिल सकते हो। ठीक है डॉक्टर करुणाकरण, आप कहते हैं तो मैं जाकर उनसे मिल ही लेता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, नागराज को ज़्यादा चोट लगी है क्या? नहीं मिस भारती, मुझे तो किसी चोट का कोई निशान नहीं मिला। फिर भी मैं इनको दूसरे डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ। कल रात एक इंटरव्यू के दौरान बोलते बोलते नागराज की आवाज़ भी बंद हो गई थी डॉक्टर। अच्छा, इस बारे में नागराज ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर हुआ उसका कारण मुझे पता है डॉक्टर साहब, पर वह कारण मैं नहीं बता सकता। तुम चलो भारती, मैं डॉक्टर कार्तिक से मिलकर आता हूँ। नागराज को डॉक्टर कार्तिक के पास पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। आओ नागराज, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अभी डॉक्टर करुणाकरण का फ़ोन आया था मेरे पास। मैं जानता हूँ, पता नहीं डॉक्टर करुणाकरण ने मुझे एक ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास भेजने की ज़रूरत क्यों समझी है। मैं एक न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ नागराज, लेकिन इससे पहले मैं एक वैज्ञानिक भी हूँ। मैं आम डॉक्टरों की तरह क्लिनिक में बैठकर मरीजों को नहीं देखता, बल्कि मैं मस्तिष्क के उपचार से संबंधित कई मशीनों के आविष्कार में व्यस्त रहता हूँ। मैंने ऐसी कई मशीनें ईजाद की जो किसी भी मस्तिष्क की बारीकी से निरीक्षण कर सकती हैं। आओ, मैं सबसे पहले तो हमारे मस्तिष्क के अलग अलग भागों की जांच करके किसी चोट का पता लगाता हूँ। नागराज ने का परीक्षण शुरू कर दिया था।
चोट का निशान तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, पर तुम्हारे मस्तिष्क की संरचना विचलन है नागराज, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसे कई भाग दिख रहे हैं जो आम आदमी के मस्तिष्क में नहीं होते हैं। ये हिस्से जरूर तुम्हारी अति मानवीय यानी सुपर ह्यूमन पावरों को कंट्रोल करने वाले हिस्से हैं, लेकिन यह क्या? तुम्हारे सिर के चारों तरफ एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा कैसा बना हुआ है? मेरी इच्छाधारी शक्ति का सुरक्षा कवच होगा डॉक्टर कार्तिक, जो मेरे सिर को किसी भी हमले या आघात से बचाए रखता। इच्छाधारी शक्ति ये क्या होती? खैर, अभी इसकी भी जांच कर लेता हूँ। ये ओरा यानी अदृश्य ऊर्जा का घेरा तो हमारे मस्तिष्क के इस भाग से आता हुआ लग रहा है। इस पर फोकस करता हूँ। डॉक्टर कार्तिक के कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमता हुआ कर्सर नागराज के मस्तिष्क के उस हिस्से पर फिक्स हुआ और अगले ही पल, अरे मेरे स्कैनर मिरर को यह बैक शॉक कैसे लग रहा है? सारे सर्किट नष्ट हो रहे हैं, मशीन में धुआं भी निकल रहा है। करंट को तुरंत बंद करना होगा। डॉक्टर कार्तिक के फुर्ती से स्विच ऑफ करने से उन मशीन को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा लिया। ऑफ माई गॉड, 1-2 सेकंड में लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन यह बैक शॉक मशीन में लगा कैसे? आपने मेरी इच्छाधारी शक्ति के केंद्र में घुसने की कोशिश की थी और इच्छाधारी शक्ति ने इसका प्रतिरोध किया, इसलिए आपकी मशीन को बैक शॉक लग गया है। इच्छाधारी शक्ति, हाँ, कुछ याद आ रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था तुम्हारे पास रूप बदल सकने की कोई अद्भुत शक्ति, लेकिन ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है। वैसे जरा समझाओ तो कि इच्छाधारी शक्ति वास्तव में है क्या भला? इच्छाधारी शक्ति का अर्थ है इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकने की शक्ति। मैं सिर्फ सोचने मात्र से कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ, चाहूँ तो हूबहू आप जैसा बन सकता हूँ। वाह, यह तो कमाल की शक्ति है। सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा है, शायद देख कर यकीन आ जाए। जरा कोई इच्छाधारी रूप धरकर तो दिखाओ तुम। इस वक्त मैं सिर्फ एक ही इच्छाधारी रूप धारण कर सकता हूँ, सर्प का रूप, और कोई रूप अगर चाहूँ तो भी धारण नहीं कर सकता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसी क्या समस्या आ गई है तुम्हारे साथ? यह मैं आपको किसी भी तरह से नहीं बता सकता। अगर बोल कर बताने की कोशिश करूँ तो मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, लिख कर बताऊँगा तो हाथ कुछ लिख नहीं पाएंगे। पर सोच तो सकते हो ना, सोचने से तुमको कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ डॉक्टर कार्तिक, सोचने पर कोई अवरोध नहीं है, परंतु मेरे सोचने पर आप जान सकते हैं सब कुछ। आओ मेरे साथ, ये देखो मेरा एक और नायाब आविष्कार। मैं इसको थॉट पैटर्न रीडिंग मशीन कहता हूँ, यानी विचार सूचक मशीन। दरअसल अपन अपने मस्तिष्क में जो कुछ भी सोचते हैं, यह विद्युत संकेत के रूप में मस्तिष्क के एक भाग से दूसरे भाग में परीक्षित होता है। मेरी यह मशीन उन विद्युत संकेतों को पढ़कर एक खास कोड भाषा में बदल देती है। फिर उस कोड भाषा को डिकोड यानी सरलीकृत करके जाना जा सकता है कि मस्तिष्क वास्तव में क्या सोच रहा था। वाह, यानी मैं सिर्फ सारा घटनाक्रम सोचता चला जाऊं तो यह मशीन उस घटनाक्रम को कहानी की तरह लिखती चली जाएगी। बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। तो फिर देर किस बात की, आप अपना काम शुरू कीजिए, मैं तैयार हूँ। मशीन को तैयार और सेट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। डॉक्टर कार्तिक ने हेडसेट को नागराज के सिर पर फिट कर दिया। नागराज ने वह अद्भुत घटनाक्रम सोचना शुरू कर दिया, जिसके कारण वह अब इच्छाधारी शक्ति का सिर्फ 1% ही प्रयोग कर सकता था। और उस घटनाक्रम के अलग अलग सूत्रों को जोड़ने के बाद जो कहानी सामने आई, उसकी शुरुआत ही रोमांचकारी थी। लगभग 1 साल पहले की बात है। उस वक्त नागराज राजनगर में ही रहता था और राजनगर में रहने वाले अपराधी नागराज के नाम से ही बुरा ना करने की कसम खा लेते थे, लेकिन राजनगर से बाहर आते ही हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता था। अब हम राजनगर की सीमा से बाहर आ गए हैं। अब यहाँ से सरकारी वोल्ट तक का रास्ता काफ़ी सुनसान रहता है और हमारे पास अकाल राहत कोष के लिए इकट्ठा किया गया 13 किलो सोना और 65 लाख रुपए हैं। पता नहीं वोल्ट तक ये सारा माल हम सुरक्षित पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे। जब मुंह खोलेगा तो अब शकुनी ही वाली बात ही बोलेगा, अरे माल सही जगह तक क्यों नहीं पहुंचेगा। एक तो किसी को पता नहीं ये माल इस वक्त हम इस रास्ते से ले जा रहे हैं, और दूसरी हमारे साथ इतनी सिक्योरिटी है कि कोई आंख उठाकर देखने से पहले अपनी आंख फोड़ लेगा। राजन, सिक्योरिटी वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। साइड व्यू मिरर से नज़र हटाकर अगर ड्राइवर सामने ध्यान से देखता तो उसको पता चल जाता कि सिक्योरिटी गार्ड नज़र क्यों नहीं आ रहे थे। एक झटके से वैन कई पलटनी खाती चली गई थी। बेहोश होने से पहले दोनों गार्ड्स उस बला की शक्ल तक नहीं देख पाए थे, जिसने वैन को पलटने के बाद उसके स्ट्रॉन्ग बॉक्स को टीन के डब्बे की तरह खोल दिया था। परंतु सुरक्षा व्यवस्था की आखिरी कड़ी अभी बाकी थी। आतंकवाद का दुश्मन नागराज वैन के अंदर ही मौजूद था। मुझे यह तो आभास था कि लुटेरे इस वैन पर हमला कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वैन के साथ साथ आया था।
लेकिन मुझे यह ख्याल सपने में भी नहीं था कि लुटेरा ऐसा भी हो सकता है। नागराज ने उस प्राणी को नाग बंधनों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सारे नाग आरी जैसे दांतों की बलि चढ़ गए थे। यह प्राणी खतरनाक भी है और फुर्तीला भी है। इसको अपने आप पर हमला करने का मौका देना आत्महत्या करने जैसा होगा। मैं इस पर अपनी विष पुकार की भारी मात्रा का प्रयोग करता हूँ, जो किसी भी जीवित प्राणी को 1 सेकंड से भी कम समय में बेहोश कर सकती है, और उसके बाद मैं इसको भेजने वाला हूँ। ओह, इसने तो मेरी विष पुकार पर ध्यान तक नहीं दिया। यह कैसे संभव है? ऐसा तो सिर्फ तभी संभव है जब या तो यह प्राणी सांस ना लेता हो या फिर यह प्राणी जीवित ही ना हो। और अगर इन दोनों में से एक बात सच है तो फिर मेरी सर्वशक्तियाँ इस पर ज़्यादा असरदार साबित नहीं होंगी। इसको परास्त करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरी शारीरिक शक्ति। लेकिन चीख उस प्राणी के मुंह से नहीं बल्कि नागराज के मुंह से निकली। इसका शरीर तो पत्थर जैसा सख्त है। अब इस पर किस तरीके से वार करूं? ऐसे तो सब कुछ ऐसे ही वारों में मेरी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर देगा। अब मुझे इस शक्ति का प्रयोग करना होगा, जिसका प्रयोग मैं सिर्फ आपातकाल में ही करता हूँ। अपनी इच्छाधारी शक्ति का नागराज के मानसिक संकल्प करते ही वह आकार, जो सिर्फ रूप और शरीर में ही नहीं बल्कि बल में भी उस दुश्मन प्राणी का बराबरी का था, नागराज बन चुका था। इच्छाधारी नागराज। उसका शरीर कणों में बदलने लगा और वे कण वायुमंडल में मौजूद कई प्रकार के अन्य कणों के साथ मिश्रित होने लगे थे, और फिर इन कणों का मिश्रण एक निश्चित आकार लेने लगा था। अब मुकाबला 2 बराबर शक्तियों के बीच था। दोनों के बीच में सिर्फ फर्क इतना था कि एक के पास जो दिमाग और दृढ़ संकल्प था वह दूसरे के पास नहीं था। कमाल है, मैं इसको जिस शक्ति से पटक रहा हूँ उससे तो इसका शरीर चूर चूर हो जाना चाहिए था, लेकिन इस पर तो कोई खास असर नहीं होता है। यानी लड़ाई का स्टाइल बदलना होगा मुझे। इसके शरीर से एक अंग को तोड़ तोड़ कर अलग करता हूँ। शुरुआत इसके सिर के लहरा रहे तंतुओं से करता हूँ मैं। नागराज ने एक तंतु तो उखाड़ लिया, मगर दूसरा तंतु उखाड़ते ही वह प्राणी एक हल्के से धमाके के साथ धूल बनकर हवा में बिखर गया था। अरे, एकाएक यह क्या हुआ? अब मुझे भी इच्छाधारी रूप में बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वायुमंडल से लिए गए कणों को वापस वायुमंडल में छोड़कर नागराज वापस आ गया था अपने सामान्य रूप में। कमाल है, जो प्राणी इतनी पिटाई के बाद टस से मस नहीं हुआ, वह तंतु के उखड़ते ही धूल में कैसे बदल गया था। लेकिन मुझे लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि यह प्राणी तो लुटेरा नहीं हो सकता। असली लुटेरा वह है जिसने इस प्राणी को वैन लूटने भेजा था, और उसने अगर एक हमला किया है तो असफल हो जाने पर दूसरा हमला भी जरूर करेगा। परंतु वह लुटेरा है कहाँ? कहीं नज़र क्यों नहीं आया? नागराज की चारों तरफ घूमती नजरें कुछ भी ढूंढ नहीं पाई थी। कौन है वह लुटेरा जो इस वैन का पैसा लूटना चाहता है? सामने क्यों नहीं आता कायर? लेकिन नागराज के सवाल के जवाब में उसकी आवाज़ चट्टान में से टकरा कर वापस आ गई थी। कोई दिखाई नहीं दे रहा। खैर, जब तक उस दुश्मन के दिखने का इंतजार कर रहा हूँ तब तक वैन में फंसे इन बेहोश गार्डों को बाहर निकाल लेता हूँ। जल्दी नागराज दोनों गार्डों को पलटी हुई वैन से बाहर निकाल चुका था। वे दोनों काफ़ी घायल है, इनको जल्दी अस्पताल पहुँचाना होगा। लेकिन अगर मैं इनको अस्पताल ले जाऊँगा तो वैन में रखे पैसों की हिफाजत कौन करेगा? कुछ पहरेदार छोड़ कर जाता हूँ। अपनी सर्प सेना के कुछ चुनिंदा सर्पों को, अपने घातक सर्पों को वैन में रखे पैसों और सोने की रखवाली के लिए छोड़कर नागराज दोनों बेहोश गार्डों को लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। उम्मीद है मैं 10 मिनट में वापस लौटाऊंगा और इतनी देर में वह अदृश्य लुटेरा वैन पर हमला भी नहीं करेगा। लेकिन नागराज यह नहीं समझ पा रहा था कि उस अदृश्य लुटेरे का निशाना अब वैन में रखा पैसा नहीं बल्कि खुद नागराज था। उफ, यह क्या? अब वह लुटेरा वैन को छोड़कर मुझ पर हमला कर रहा है। वह चमगादड़ जैसा प्राणी नागपर राज पर एक बार फिर झपटा, लेकिन नागराज की एक स्टिक किक ने उसके शरीर को धूल बनाकर हवा में बिखेर दिया था। लेकिन हमलों को दौर तो अभी शुरू हुआ था। अरे, इधर हवा में धूल का एक बगुला कैसे बन रहा है? यह बगुला एक आकृति धारण कर रहा है। अब बगुले को आकृति लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हे भगवान, ये तो मैटिकोर है, प्राचीन ग्रीक कथाओं में एक काल्पनिक प्राणी। लेकिन यह यहाँ कैसे आ गया है? यह किसी ने इसको भूतकाल से बुलाया मुझे ख़त्म करने के लिए, या फिर ये वैन पर हमला करने वाले उस प्राणी की तरह जो धूल बनकर हवा में बिखर गया था? अभी चेक कर लेता हूँ इसे मैं। नागराज मैटिकोर की तरफ लपका और अपने पैर को लगभग तोड़वा ही बैठा था। वह उफ, इसका शरीर भी वैन पर हमला करने वाले प्राणी की तरह ही सख्त है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ इस पर मेरी सर्व शक्तियाँ बेकार साबित होगी। इच्छाधारी शक्ति का एक बार फिर इस्तेमाल। उफ, मैटिकोर का भारी भरकम पंजा नागराज की खाल को छीलता हुआ चला गया और नागराज हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा।
उफ, यह मैटिकोर मेरी तरफ लपक रहा है। मेरे पास बच सकने का भी वक्त नहीं है। अब यह अपने पंजों से एक ही बार मेरी खोपड़ी को कच्ची दीवार की तरह तोड़ देगा। अरे, मेरी तरफ लपकते लपकते यह एकाएक रुक हो गया। खैर, कुछ भी हो, इसकी इस हरकत ने मुझे बचने का वक्त दे दिया है। नागरस्सी मैटिकोर की गर्दन से लिपट गई थी। इसको पहले कुछ पलों के लिए बेबस कर देता हूँ मैं, और फिर इसके कोमल परों में अपना विष दंत गड़ा देता हूँ। शायद इससे यह प्राणी खत्म हो जाए। नागराज के दांत परों के अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे, पर लेकिन नागराज की योजना सफल नहीं हो सकी। विष दंत का मैंटिकोर पर कोई असर नहीं हुआ। इस प्राणी पर मेरी सर्प शक्तियाँ बेअसर साबित होगी। इसको भी अपनी उसी शक्ति से हराना होगा जिससे मैंने पहले प्राणी को मात दी थी। एक बार फिर मुझे बनना होगा इच्छाधारी नागराज। लेकिन यह क्या हो रहा है? मैं पूरी तरह से अपना इच्छाधारी रूप क्यों नहीं धर पाया? कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। पर अब कुछ भी हो, मुझे अपने इसी रूप की मदद से इस मैटिकोर को परास्त करना होगा। नागराज उस पर टूट पड़ा था, लेकिन इच्छाधारी रूप धरने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो जाने के कारण उसकी शक्ति उस प्राणी के बराबर नहीं हो पाई। ओह, इससे काम नहीं चलेगा। मेरी शक्तियाँ अभी मैटिकोर से काफ़ी कम है। मुझे अपना सामान्य रूप में आकर एक बार फिर इच्छाधारी रूप करना होगा ताकि मेरी शक्तियाँ इसके बराबर हो जाए। नागराज को विवश होकर अपने सामान्य रूप में आना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह इच्छाधारी रूप धारण करने की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर पाता, एक खुशी से भरी किलकारी उसके कानों से अटक रहे। हा हा हा, काम करती है यह शक्ति, तो काम करती है। नागराज लगभग तुरंत ही उस आवाज़ के स्रोत की तरफ घूमा और उसकी आंखें अचरज से गोल होती चली गई थी। हेलो नागराज, अरे सिर्फ आंख और जबड़ा हवा में तैरता हुआ मुझसे बात कर रहा है, यह कैसे हो सकता है? यह आंखें और जबड़ा भी तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति की मेहरबानी से है नागराज, वरना इससे पहले तो मैं बिल्कुल ही अदृश्य था, आर पार दिखता था मेरे। इसलिए मैंने अपना नाम ही रखा था सिथ्रू, यानी आर पार। सिथ्रू, अच्छा तो मिस्टर सिथ्रू, तुमने मेरा नाम कैसे जान लिया? मेरी इच्छाधारी शक्ति के बारे में कैसे पता किया? और मेरी इच्छाधारी शक्ति से तुम्हारी आंखें और जबड़ा किस तरह से उभर आए हैं? ओह, इतने सारे सवाल एक साथ। जवाब देना कहाँ से शुरू करूँ? खैर, मैं तुमको शुरू से सुनाता हूँ। शायद मेरी कहानी सुनकर तुम डर के मारे अपनी इच्छाधारी शक्ति मुझे दे दो। आज से सिर्फ 2 महीने पहले मैं एक सामान्य वैज्ञानिक था, हर इंसान की तरह हाड़ मास का जीता जागता पुतला। मैं बहुत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हूँ, लेकिन अपने प्रयोगों को करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। इसलिए मैंने एक सरकारी नौकरी पकड़ ली ताकि सरकार के पैसों से अपने प्रयोगों को पूरा कर सकूं। मैं टेलीपोर्टेशन पर प्रयोग कर रहा था। टेलीपोर्टेशन यानी पदार्थ को कणों में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया, कुछ वैसी जैसा शायद तुमने स्टार ट्रेक टीवी सीरियल में देखा होगा। यह बकवास बंद करो और मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारे सवालों का जवाब देने की शुरुआत कर रहा था। सरकारी लेबोरेटरी में मैंने गुप्त रूप से प्रयोग करके अपनी पर्सनल लैब में 2 टेलीपोर्टेशन चैम्बर बनाए, एक ट्रांसमिटिंग चैम्बर यानी पदार्थ भेजने वाला और दूसरा रिसीविंग चैम्बर यानी पदार्थ ग्रहण करने वाला। अब मैं एक ऐतिहासिक प्रयोग के लिए तैयार था। अपने चैम्बर की टेस्टिंग के लिए मैंने पहले लोहे के एक टुकड़े को ट्रांसमिटिंग चैम्बर में रखा। यह टुकड़ा सफलतापूर्वक रिसीविंग चैम्बर में ट्रांसमिट हो गया था। मेरे चैम्बर सफलतापूर्वक काम कर रहे थे। अब मुझे इसकी टेस्टिंग किसी जीवित वस्तु पर करनी थी। अपने आसपास देखा, कहीं एक तिलचट्टा या मक्खी तक नज़र नहीं आ रही थी। मुझसे और सब्र नहीं हो सका। मैं खुद ही ट्रांसमिटिंग चैम्बर में घुस गया। मशीन चालू हो गई थी। मेरा शरीर कणों में बदल गया और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो गई थी। मैंने सरकारी मशीन पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया था। मेरा टेलीपोर्टेशन सिस्टम जीवित वस्तु को ट्रांसमिट करने का दबाव सह नहीं पाया। उसने मुझे कणों में तो बदल दिया, पर मुझे ट्रांसमिट नहीं कर पाया। जोर पड़ने से सिस्टम भी शॉर्ट सर्किट होकर नष्ट हो गया और साथ ही साथ मेरे शरीर से अलग हो गई। मेरे शरीर के कणों को आपस में बांध कर रखने वाली अणु ऊर्जा, और मैं हाड़ मास के एक आदमी से बदल कर बन गया कणों का हवा में उड़ता हुआ एक समूह। मेरे सोचने की समझने की क्षमता तो बरकरार थी, लेकिन मैं बन गया था सिथ्रू, यानी आर पार दिखने वाला इंसान। इस बदले रूप से मुझे नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन फ़ायदा भी हुआ। अब मैं अपने शरीर की खुली अणु ऊर्जा का इस्तेमाल वातावरण में तैर रहे धूल और गैसों के विभिन्न कणों को कोई भी मनचाहा रूप देने के लिए कर सकता था, और फिर इस प्रकार से निर्मित प्राणी को अपनी खुली मानसिक तरंगों के जरिए एक जीवित प्राणी की तरह चलता फिरता बना सकता था।
तुम अभी एक ऐसे ही प्राणी से टकरा चुके हो। साथ ही साथ मेरे अंदर एक और क्षमता विकसित हो गई थी। मैं किसी के भी मस्तिष्क को थोड़ा थोड़ा पढ़ सकता हूँ और चाहूँ तो मस्तिष्क के किसी भी हिस्से को अपनी मानसिक तरंगों से चोट पहुँचा सकता हूँ। यानी मस्तिष्क पढ़ सकने की क्षमता के कारण ही तुम मेरा नाम, मेरी इच्छाधारी शक्तियों के बारे में जान पाए। नहीं नहीं नागराज, तुम्हारा मस्तिष्क पढ़ने की कोशिश तो मैंने बाद में करी। दरअसल मुझे अपने शरीर के कणों के अलग हो जाने का बहुत अफसोस था। मैं फिर से सामान्य आदमी बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए मुझे टेलीपोर्टेशन सिस्टम फिर से बनाना था और उसके लिए चाहिए था पैसा। इसलिए मैंने इस वैन को लूटने की कोशिश की। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं उस वैन में पैसा है? तुम मूर्ख लोगों की मूर्खता के कारण। अगर किसी वैन के साथ इतनी सिक्योरिटी हो तो जाहिर है कि वैन में कोई कीमती चीज़ हुई होगी। बस मैंने एक प्राणी को वैन लूटने के लिए भेज दिया था, लेकिन तुमने उस अजीबोगरीब शक्ति का प्रयोग करके उस प्राणी जैसा रूप धरकर उसको ख़त्म कर दिया। उस वक्त मैंने तुम्हारे मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश की। तब मुझे पता चला तुम्हारी इच्छाधारी शक्तियों का वह शक्ति जिससे तुम्हारा शरीर कणों में बदलकर फिर से जुड़कर नए रूप धारण कर सकता है। मैंने सोचा कि अगर अपनी अणुशक्ति द्वारा तुम्हारी ये शक्ति खींच ली जाए तो ये शक्ति मेरे शरीर के कणों को भी जोड़ सकती है। बस मैंने मैटिकोर को तुम्हारे पीछे भेज दिया। तुमने इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग किया और जिस वक्त तुम्हारा शरीर कणों के रूप में था उसी वक्त मैंने यह शक्ति थोड़ी सी खींच ली। उससे मेरी आंखें और जबड़े के कण फिर से जुड़ गए हैं। अब मैं तुमको एक बार फिर से बार बार इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने पर मजबूर करूंगा और इस शक्ति को खींचकर अपने शरीर को जोड़ लूँगा। और जब मेरा शरीर कण इच्छाधारी शक्तियों से जुड़ेंगे तो फिर मैं कोई भी रूप धर सकूंगा। सारी दुनिया मेरे इशारों पर नाचेगी। सपने देखने बंद कर दे सिथ्रू। तुमने अपनी स्कीम को बताकर मुझे सावधान कर दिया है। अब तुम मुझे इच्छाधारी रूप धरने पर मजबूर नहीं कर सकता है। चाहे तो अपने मैटिकोर का इस्तेमाल करके भी देख ले तू। उसकी अभी ज़रूरत ही नहीं है नागराज। मैंने तुम्हारी मस्तिष्क में स्थित उस ग्रंथि को विचार तरंगों के द्वारा ढूंढ निकाला है जो इच्छाधारी शक्ति को नियंत्रित करती है। अब मैं उस ग्रंथि को अपनी अणुशक्ति के हमले से इतना खलबला दूंगा कि यह ग्रंथि अनियंत्रित होकर तुमको खुद ब खुद इच्छाधारी रूप बदलने पर मजबूर करती रहेगी। अणुशक्ति की किरणों से स्टीकवार नागराज के मस्तिष्क में स्थित इच्छाधारी ग्रंथि से टकराकर एक तीव्र ग्रंथि के रूप में हलचल हो गई। नागराज के मस्तिष्क में एक के बाद एक मानसिक चित्र उभरने लगे और नागराज का शरीर उसी मानसिक चित्र की तरह अपने इच्छाधारी रूप को धरने लगा। नागराज के हर बदलते रूप के साथ साथ ही उसकी इच्छाधारी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा खिंचता चला जा रहा था और ध्रुव के शरीर के कण धीरे धीरे जुड़ते जा रहे थे। उफ, वह अपनी मानसिक शक्ति द्वारा लगातार मेरी इच्छाधारी ग्रंथि पर प्रहार करता जा रहा और मैं चाहकर भी अपने रूप बदलने को रोक नहीं पा रहा हूँ। शत्रु मेरी इच्छाधारी शक्ति को चुरा चुरा कर अपने शरीर के कणों को जोड़ रहा है। अगर वह सफल हो गया तो पूरे संसार के लिए एक भयानक खतरा बन जाएगा। मुझे इसको रोकने का तरीका ढूंढना होगा और वह बहुत ही जल्द। पर वह तरीका क्या हो सकता है? आ गया। उसके लिए सबसे पहले मुझे शत्रु से दूर भागना होगा ताकि यह मेरे मस्तिष्क पर मानसिक तरंगों से वार ना कर सके। और भागूंगा भी उस तरफ जिस तरफ वह हथियार पड़ा है जो मुझे इच्छाधारी रूप बदलने से रोक सकता है। अच्छा, तो नागराज भाग रहा है। भागेगा कहाँ? मैटिकोर, उसका पीछा करो। नागराज बेकार ही नहीं भाग रहा था। उसके दिमाग में एक योजना जन्म ले चुकी थी। ये रही वह पलटी हुई वैन। यहीं पर कहीं आसपास वह चीज़ होनी चाहिए जिसकी मुझे तलाश है। नागराज को अपने मतलब की चीज़ ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ये रही वह चीज़ जिसकी मुझे तलाश थी, वैन का साइड व्यू मिरर यानी शीशा। अब इसमें मैं अपनी आंखों में देखकर खुद को ही सम्मोहित कर सकता हूँ। अपने आप को आदेश दे सकता हूँ कि इच्छाधारी शक्ति के केंद्र को बंद कर दे। नागराज की आईने से झांकती आंखें नागराज की आंखों से टकराई और उन आंखों से सम्मोहन की तीव्र तरंगें निकलकर नागराज को खुद ही सम्मोहित करने लगी थी। नागराज की हवा में गूंजती आवाज़ उसी को आदेश देने लगी थी। अब से यानी इसी क्षण से मैं अपनी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग सिर्फ सर्प रूप के अलावा और कोई रूप धारण करने में नहीं कर सकूंगा। और इस आदेश को मैं खुद भी काट नहीं पाऊंगा और ना ही कोई और काट पाएगा, क्योंकि इस राज को मैं किसी को भी किसी तरह से नहीं बताऊंगा। मेरी इच्छाधारी शक्ति का केंद्र अब अपने अंदर घुसने वाले किसी भी शक्ति का प्रतिरोध खुद करेगा। यह आदेश हमेशा के लिए है। अब मैंने अपने आप को सिर्फ सर्प रूप धारण कर सकने के लिए आदेश रखा है, और वह भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं नागद्वीप के अन्य सर्प मानवों के साथ जरूरत पड़ने पर सर्प रूप में रह सकूं। अब देखता हूं कि शत्रु मुझको इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने पर किस तरह से मजबूर कर सकता है। शत्रु का वह तरीका नागराज के ठीक पीछे आ पहुंचा था और नागराज को इच्छाधारी रूप बदलने के लिए मजबूर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो शत्रु ने
मैंटिकोर को मुझ पर हमला करने के लिए भेज दिया है। अब मेरे सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। इसको बगैर इच्छाधारी रूप धरे ख़त्म नहीं किया जा सकता है और इच्छाधारी रूप अब मैं धारण नहीं कर सकता हूँ। इस तरह की बेमोल लड़ाई का एक ही नतीजा है और वह है मेरी मौत। इसको और मारो मैंटिकोर, इसको इच्छाधारी रूप धरने पर मजबूर कर दो। शत्रु को अब तक यह पता नहीं है कि मैं इच्छाधारी रूप धारण नहीं कर सकता, इसलिए मैंटिकोर से तब तक मुझ पर कोई घातक हमला नहीं कराएगा जब तक मैं इच्छाधारी रूप नहीं धरता हूँ, क्योंकि शत्रु का इरादा मुझे मारना ही नहीं बल्कि मुझे इच्छाधारी रूप धरने पर मजबूर करना है। और इससे मुझे यह सोचने का समय मिल जाएगा कि मैंटिकोर को कैसे ख़त्म किया जाए। नागराज का तरीका सोचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यह मैंटिकोर को धूल और गैस कणों से बना प्राणी है और इसकी जान है शत्रु की मानसिक तरंगे। अब इसकी जान निकालने का एक ही तरीका है, इसका शत्रु की मानसिक तरंगों से संपर्क को तोड़ दिया जाए। वह लूटने वाले जिस प्राणी से मैं लड़ा मैंने उसके तंतुओं को तोड़कर ख़त्म किया था। तंतु के टूटते ही वह धूल बनकर हवा में मिल गया था। वह तंतु जरूर किसी किस्म का एंटीना रहा होगा जो शत्रु के मानसिक संकेतों को ग्रहण कर रहा था। इस मैंटिकोर के माथे पर लगा सींग भी उसी किस्म का एंटीना लग रहा है। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो मैंटिकोर को भी धूल बनकर ख़त्म हो जाना चाहिए। खैर, इस थ्योरी को तो अभी चेक कर लेता हूँ मैं। नागराज की कलाई से अधिकतर चीज़ों को काट सकने वाली नागफनी निकल कर मैंटिकोर की तरफ लपके और उसके माथे से उभरा सींग कटकर अलग हो गया था। सींग के अलग होते ही नतीजा तुरंत सामने आ गया था। नागराज का सोचना ठीक था। सींग के कटते ही उसका शरीर धूल में परिवर्तित हो गया था। उफ, तूने मेरे इस प्राणी को बगैर इच्छाधारी रूप धरे नष्ट कर दिया, यानी तू जान गया है मेरे द्वारा बनाए गए धूल के जीवों में एक कांटेक्ट पॉइंट होता है जिसको नष्ट कर देने से मुझे उनका मानसिक संपर्क टूट जाता है और वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुझ पर धूल के जीवों से हमला करने का अब कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से तेरी इच्छाधारी ग्रंथि पर हमला करता हूँ। शत्रु ने एक बार फिर अपनी मानसिक तरंगों द्वारा नागराज के मस्तिष्क में स्थित इच्छाधारी शक्ति की ग्रंथि पर हमला किया, लेकिन इस बार इच्छाधारी ग्रंथि को किसी भी बाहरी शक्ति के हमले से बचाव के लिए नागराज का आदेश मिल चुका था। इच्छाधारी ग्रंथि ने भारी हमले से बचाव के लिए शक्तिशाली अवरोध खड़ा किया और शत्रु को अपनी मानसिक तरंगों का एक तेज बैक शॉक लगा। हवा में उड़ता हुआ शत्रु ना जाने कहाँ आकर गिरा, यह तुम खुद भी नहीं देख पाए। उसके बाद शत्रु का कुछ पता नहीं चला। ओह, तो यह थी तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति की कहानी। शक्ति होते हुए भी तुम उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। कमाल की कहानी थी नागराज। शत्रु जैसा अद्भुत आदमी भी हो सकता है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। लेकिन इससे पहले यह कहानी किसी को पता क्यों नहीं चली? मेरे अलावा किसी को भी यह कहानी पता नहीं थी। डॉक्टर कार्तिक, मैं किसी को यह कहानी नहीं बता सकता था क्योंकि इस कहानी के साथ मेरी इच्छाधारी शक्ति के गुम होने का भी जिक्र आता है। मेरा हिप्नोटिक ऑर्डर मुझे उसको बताने की इजाज़त नहीं देता है। नागराज इस बात से अनजान था कि शत्रु उसका पीछा करता हुआ डॉक्टर कार्तिक की प्रयोगशाला तक आ पहुंचा था। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? नागराज की इच्छा शक्ति कहीं गुम हो गई, यानी अब यह मेरे किसी काम का नहीं रहा है। खैर, अभी तो कोई ज़रूरी काम है ही नहीं, क्यों ना यहीं पर रुककर इन दोनों की बातचीत ही सुनी जाए। शत्रु को तुम्हारे हिप्नोटिक ऑर्डर के बारे में पता नहीं था नागराज, फिर भी उसने तुम पर फिर कभी हमला क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों? इस घटना के बाद मैं किसी एक स्थान पर रुका ही नहीं। पहले अपने सपनों में दिखने वाले मंदिर की तलाश में भटकता रहा, फिर महानगर में आकर बस गया। शत्रु ने मुझे तलाश करने की कोशिश तो ज़रूर की होगी, पर मैं उसे महानगर में मिला ही नहीं। लेकिन अब मुझे लग रहा है शत्रु मुझे ढूंढ निकालेगा। विशालकाय छिपकलियों को साधने वाले कबीलियों ने मुझे बताया कि एक देवता ने उनको ऐसा करने को कहा। देवता जिसकी सिर्फ खोपड़ी नजर आ रही थी, यह हुलिया शत्रु के अलावा और किसी और का हो ही नहीं सकता। यह सच है तो उसको मात देने के लिए तुमको इच्छाधारी शक्ति की जरूरत पड़ सकती है नागराज। कभी नहीं, मैं इच्छाधारी शक्ति के बगैर ही उसको मात दे सकता हूँ। वैसे भी इच्छाधारी का प्रयोग तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो नागराज। शत्रु इस बार पहले से ज़्यादा शक्तिशाली होकर वापस आएगा। वह जानता है कि तुमने उसके द्वारा बनाए गए प्राणी को मारने की ट्रिक को खोज निकाला है। वह इस बार किसी नए ट्रिक का इस्तेमाल करेगा और हो सकता है इस बार तुम उन धूल प्राणियों को ख़त्म करने का तरीका ना सोच पाओ। अगर उसने तुमको किसी तरह से ख़त्म कर दिया तो फिर महानगर को कोई नहीं बचा पाएगा। उसके प्राणी महानगर को तहस नहस कर डालेंगे। उसको और उसके प्राणियों को सिर्फ एक ही चीज़ नष्ट कर सकती है, तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति। आपके तर्क में दम तो लगता है डॉक्टर, लेकिन मैं तो चाहकर भी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ।
मैं अपने मशीन के जरिए तुम्हारे हिप्नोटिक ऑर्डर को काट सकता हूँ नागराज। उसके बाद तुम इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए आज़ाद हो जाओगे। लेकिन अगर शत्रु ने मानसिक तरंगों द्वारा मेरी इच्छाधारी ग्रंथि पर हमला करके फिर से मुझे बार बार इच्छाधारी रूप धरने पर विवश कर दिया तो क्या होगा? चिंता मत करो नागराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे मस्तिष्क के इच्छाधारी हिस्से में एक ऐसा मानसिक अवरोध लगा दूंगा जो किसी बाहरी मानसिक संकेत को रोक लेगा, लेकिन अंदर से यानी तुम्हारे ही मस्तिष्क से आने वाली मानसिक संकेतों को नहीं रोकेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम जब चाहोगे इच्छाधारी रूप धारण कर सकोगे, लेकिन कोई दूसरा तुमको इच्छाधारी रूप धरने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा हो सकता तो फिर इंतजार को चलिए, मैं तैयार हूँ। सारे काम अपने आप आसान होते जा रहे हैं। कोई देखे तो यही समझेगा कि ये डॉक्टर कार्तिक मेरे लिए काम कर रहा है। नागराज के हिप्नोटिक ऑर्डर को मिटाने का काम शुरू हो गया था और कुछ ही सेकंडों बाद नागराज अपने ही हिप्नोटिक कंट्रोल से आज़ाद था। मुझे तो अपने अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा। डॉक्टर कार्तिक, आपको पक्का यकीन है कि मेरा हिप्नोटिक ऑर्डर ख़त्म हो गया है? बिल्कुल नागराज, चाहो तो किसी भी इच्छाधारी रूप में बदल कर देख सकते हो। अभी चेक करता हूँ। वैसे भी आप मुझे इच्छाधारी रूप में बदलते हुए देखना चाहते थे। मैं आपको उसी मैटिकोर के रूप में बदल कर दिखाता हूँ जिसकी कहानी अभी मैं आपको। उफ, क्या हुआ नागराज? फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरी इच्छाधारी शक्तियाँ खींच रही हैं। मुझे वापस अपने सामान्य रूप में आना होगा। नागराज बहुत जल्दी अपने सामान्य रूप में आ गया। मेरी इच्छाधारी शक्ति फिर से खिंचती हुई महसूस हो रही थी। इसका एक ही अर्थ हो सकता है और वह यह है कि शत्रु पास आ गया है। तू एकदम ठीक समझा नागराज, और इस डॉक्टर कार्तिक ने भी ठीक समझा। शत्रु इस बार पहले से ज़्यादा शक्तिशाली होकर वापस आया है। अभी तो मैं कांच के पार से ही तेरी शक्ति खींचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा शक्ति खींच नहीं पाया था। अब लगभग 6 महीने पहले मेरी तुमसे मुठभेड़ हुई थी, तब मैंने तुरंत अपने शरीर को खोया था, इसलिए मैं खुद अपनी शक्तियों के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाया था। लेकिन मैं इन 6 महीनों में अपनी शक्तियों के बारे में अच्छी तरह से जान गया हूँ, उनके इस्तेमाल के बारे में भी। वैसे भी अगर तू मुझे जल्दी मिल जाता तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तब मैं तेरी इच्छाधारी ऊर्जा को चुरा नहीं पाता। अब डॉक्टर कार्तिक ने मेरा काम आसान कर दिया है। अब तेरे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो इच्छाधारी शक्ति को लिए मर जा, या फिर इच्छाधारी शक्ति मुझे चुपचाप दे दे। तब मैं शायद इनाम में तेरी जान बख्श दूँ। मुझे जो भी रास्ता पसंद हो चुन ले, क्योंकि दोनों ही सूरत में शत्रु इस दुनिया पर राज करेगा। तू मेरे हाथों मिटने के अलावा और कुछ नहीं करेगा शत्रु। वैसे तू चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं तेरे शरीर को वापस लाने के किसी उपाय के बारे में सोच सकता हूँ। बस बहुत हो गई बातें, अब तू देख शत्रु की शक्ति। पहले मैं अपनी अणुशक्ति से सिर्फ कणों को ही जोड़ पाता था, लेकिन अब मैं बड़े बड़े टुकड़ों को भी अपने अणुशक्ति का इस्तेमाल करके जोड़ सकता हूँ। ले देख, अरे अरे ये क्या, यह तो मेरी लैब को तोड़ फोड़ रहा है। शत्रु की अणुशक्ति ने पहले तो डॉक्टर कार्तिक की लैब को तोड़ा, फिर टूटे पुर्जों को एक नए और खतरनाक रूप में जोड़ने लगा था। ये है मेरा नवीनतम निर्माण नागराज। मैंने अभी अभी इसका नामकरण किया है डायनो स्पाइडर। ये मशीनी पुर्जों और धूल एवं गैस कणों का एक बना शक्तिशाली प्राणी है। अब या तो तू इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल से इसको मारेगा या खुद इसके हाथों से मरेगा। दोनों में से कुछ भी नहीं होगा शत्रु, क्योंकि मैं इसको बगैर इच्छाधारी रूप धरे ही ख़त्म कर दूंगा। तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं यह रहस्य जानता हूँ कि तुम इस प्राणी को अपने मानसिक तरंगों से चलाते हो, और अगर इन प्राणियों और तुम्हारी मानसिक तरंगों का कॉन्टैक्ट पॉइंट नष्ट कर दिया जाए तो ये प्राणी जीवित नहीं रख सकते हैं। तुम्हारे डायनो स्पाइडर के सिर में लगे सींग कॉन्टैक्ट पॉइंट लगते हैं, इसको नष्ट करने से यह प्राणी भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन नागराज की यह उम्मीद गलत साबित हुई। उफ, इस पर तो सींग के टूटने का असर नहीं हुआ, शायद दूसरे सींग को तोड़ने से काम बन जाए। यह भी कोशिश करके देख लिया नागराज। तू क्या मुझे मूर्ख समझता है? मेरे द्वारा पहले बनाए गए प्राणियों में सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट पॉइंट था, लेकिन इस प्राणी में मैंने पूरे 1 दर्जन कॉन्टैक्ट पॉइंट दिए हैं, और जब तक तू इन सारे कॉन्टैक्ट पॉइंटों को ढूंढ पाएगा तब तक यह डायनो स्पाइडर तेरे शरीर में तेरी जान निकालने का रास्ता बना लेगा नागराज। अब भी वक्त है इच्छाधारी रूप में बदलकर अपनी जान बचा ले नागराज। कभी नहीं। मेरा इच्छाधारी रूप में बदल दे, तू इच्छाधारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करेगा शत्रु। तो ऐसे ही दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। इच्छाधारी बनकर तू एक बड़ा खतरा बन जाएगा। मेरी जान जाए या रहे, मैं तुझे इच्छाधारी शक्ति नहीं चुराने दूंगा। नागराज की गर्दन पर धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा था। सांस रुकने लगी, आंखें बाहर बोलने लगी, जीभ बाहर लपकने को बेताब होने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि नागराज अपने बचाव में कोई दाव चल पाता, डायनो स्पाइडर ने अपने आप ही शिकंजा ढीला कर दिया था।
तुझे मारना मेरा मकसद नहीं है नागराज, तुझे तो मुझे इच्छाधारी रूप में बदलवाना है और तू अपनी जान बचाने के लिए इच्छाधारी कभी नहीं बनेगा। लेकिन सुना है तुझे दूसरे लोगों की जान से बहुत प्यार है, देखते हैं तू दूसरों की जान बचाने के लिए इच्छाधारी बनता है या नहीं है। डायनो स्पाइडर मूव। आदेश मिलते ही डायनो स्पाइडर दीवार तोड़ता हुआ क्लिनिक से बाहर निकल गया था और बाहर अपने कामों पर जा रहे लोगों के बीच में भगदड़ मच गई थी। और डायनो स्पाइडर लोगों पर हमला कर रहा है, जब तक मैं इसको ख़त्म करने का तरीका ढूंढ पाऊंगा तब तक ये ना जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान लेगा। अब मुझे वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो शत्रु चाहता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता वह रास्ता इच्छाधारी रूप धारण करने का। नागराज पलक झपकते ही एक अद्भुत इच्छाधारी रूप में परिवर्तित हो गया। 6 भुजाओं वाले विशालकाय नागराज के रूप में ऐसा इच्छाधारी रूप जो एक साथ एक डायनो स्पाइडर के सारे कॉन्टैक्ट पॉइंटों पर प्रहार कर सकता है अपनी कई भुजाओं की मदद से। उफ, ये नागराज तो बहुत जल्दी इच्छाधारी रूप में बदल गया, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। खैर, इच्छाधारी रूप में बदलकर सामान्य रूप में तो आएगा ही, तब मैं इसकी इच्छाधारी ऊर्जा खींचने के लिए तैयार रहूँगा। अभी तो बिना टिकट का तमाशा देखा जाए, क्योंकि नागराज और डायनो स्पाइडर के बीच में एक रोमांचक मुठभेड़ होने वाली। नागराज और डायनो स्पाइडर के बीच की रोमांचक मुठभेड़ तो जरूर थी, लेकिन संक्षिप्त भी थी वह, क्योंकि नागराज की 6 विशालकाय भुजाओं के भीषण वार डायनो स्पाइडर के शरीर को हर जगह पीट रहे थे, और इन वारों के साथ साथ उसके शरीर में बने दर्जनों भर कॉन्टैक्ट पॉइंट एक एक करके नष्ट हो रहे थे। और आखिरी कॉन्टैक्ट पॉइंट के नष्ट होते ही डायनो स्पाइडर का शरीर भी वापस मशीनी पुर्जों और धूल के गुब्बारों में परिवर्तित हो गया था। नागराज के इच्छाधारी रूप का कार्य समाप्त हुआ, और इस खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा यहीं से शुरू होना था, क्योंकि अब नागराज को सामान्य रूप में कभी ना कभी आना ही था। उसकी एक एक हरकत पर नज़र गड़ाए हुए थे शत्रु। यह मेरी इच्छाधारी शक्ति को खींचने के लिए एकदम तैयार खड़ा है, और इस विशालकाय रूप में मैं इससे छुप नहीं सकता हूँ। सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है, और वह यह कि मैं फिर से इतनी तेज़ी से वापस सामान्य रूप में आ जाऊं कि शत्रु मुझे कणों वाली हालत में ना पकड़ सके। नागराज का इच्छाधारी शरीर बहुत तेज़ी से सामान्य रूप में आने के लिए कणों में परिवर्तित हुआ, लेकिन उसकी यह चाल एक बार सफल ना हो सकी। शत्रु ऐन वक्त पर इच्छाधारी ऊर्जा को खींचना शुरू कर दिया था। उफ, मेरी इच्छाधारी शक्तियाँ खींच रही हैं, मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आखिरी दम तक शत्रु का मुकाबला करूँगा। लेकिन नागराज का मुकाबला किसी काम नहीं आया। ऊर्जा का भाव हमेशा ज़्यादा से कम की तरह होता है, और शत्रु के पास इस वक्त ऊर्जा कम थी। ऊर्जा का भाव जारी रहा, और शत्रु के शरीर के कण धीरे धीरे जुड़ने लगे। ओफ, यह क्या हो रहा है? इच्छाधारी ऊर्जा के साथ साथ मेरे सामान्य शरीर के कणों को बांधे रखने वाली ऊर्जा भी शत्रु की तरफ खींच रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे इच्छाधारी ऊर्जा को पूरी तरह से छोड़ना होगा, वरना मेरे शरीर की अणु ऊर्जा भी इच्छाधारी शक्ति के साथ साथ ही खिंच जाएगी, फिर मैं शत्रु बन जाऊंगा। नागराज ने सामान्य रूप में वापस आने के लिए अपनी इच्छाधारी शक्ति को पूरी तरह से छोड़ दिया था। इच्छाधारी ऊर्जा वातावरण में चारों तरफ बिखर गई थी, और शत्रु के शरीर के कण बहुत तेजी से आपस में जुड़ने लगे थे। कुछ ही पलों में शत्रु के शरीर के सारे कण जुड़ चुके थे। हा हा, मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इच्छाधारी शक्ति ने मेरे शरीर को फिर से सामान्य रूप बना दिया है, लेकिन मैं अभी और इच्छाधारी शक्ति को खींचूंगा, एक भी कतरा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही रूप बदल सकने की शक्ति मुझसे दुनिया पर राज कराएगी। अपनी सफलता के नशे में चूर शत्रु इच्छाधारी शक्ति को सोखता चला गया, तब तक उसकी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उफ, यह क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर कपकपा क्यों रहा है? मुझे अंदर से दबाव सा पड़ता महसूस हो रहा है, एक तेज़ दबाव, और वह तेज अमानिया दबाव। शत्रु के कुछ समझ पाने से पहले ही उसका नया जुड़ा शरीर एक धमाके के साथ फट पड़ा, और साथ ही साथ हवा में गुम हो गई इच्छाधारी ऊर्जा। यह क्या हुआ नागराज? इसका शरीर बनने के बाद फट कैसे गया? लालच की वजह से डॉक्टर कार्तिक। इसने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाधारी शक्तियाँ ऊर्जा सोखने की कोशिश की थी, लेकिन इसका शरीर एक लायक नहीं था कि इतनी ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रख पाता, इसलिए उस ऊर्जा ने इसके शरीर को ही फाड़ डाला। उफ, जैसे 220 वोल्ट के बल्ब में अगर 440 वोल्ट का करंट दौड़ा दिया जाए तो वह फ्यूज हो जाता है, लेकिन इस चक्कर में तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति भी शायद गुम हो गई है। वह भी मेरी गलती से। मेरी इच्छाधारी शक्ति पूरी तरह से गुम नहीं हुई है डॉक्टर। जब मैं अपनी अणुशक्ति को वापस खींच रहा था तब उसके साथ थोड़ी सी ऊर्जा भी खिंचाई थी। अभी भी मेरे पास इतनी इच्छाधारी शक्ति बची है जो मेरे सिर की रक्षा कर सके और मुझे नाग रूप में बदल सके, और जो इच्छाधारी शक्ति वातावरण में गुम हो गई है उसका पता भी एक ना एक दिन मैं ज़रूर लगा ही लूँगा। और इस रहस्यमय बात के बाद यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।